प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आप सभी का अतिथि देवो भव की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीके सारिका आपके साथ रहूँगी। अतिथि देवो भव एक ऐसी श्रृंखला है जिसके माध्यम से आप रूबरू होते हैं नए नए मेहमानों से। और आज एक नए मेहमान हमारे बीच जुड़े हैं इंडियन आर्मी से। आप सभी को मालूम है कि भारतीय सेना एक ऐसा सैनिक बल है जिसके माध्यम से हम सभी अपने अपने घरों में बहुत ही सेफ अनुभव करते हैं। तो ये जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी सैनिक बल है वो हमारी बहुत सुरक्षा के लिए बहुत सुदूर ऐसे इलाकों पर तैनात रहते हैं, जबकि हम अपने घर में रहते हुए चैन की नींद ले सकें। तो आइए हम रूबरू करते हैं हमारे आज के मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी। तो भाई साहब, आज आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, कहते हैं कि भारतीय सेना एक ऐसा मैं कहूँगी कि एक ऐसा बल है जहाँ पर विशेष सैनिक लोग सोचते हैं कि हम तो यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में हैं और युद्ध की बातें वो करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में जो शांति सिखाई जाती है वो कहते हैं कि आप शांति करते हैं और हम युद्ध की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई वो तालमेल नहीं बन पाता। तो आप कैसे इंडियन आर्मी में रहते हुए ब्रह्मा कुमारीज में आपने एंट्री लिया और कैसे आपको यहाँ का आध्यात्मिकता ने अपनी ओर खींचा? दीदी, ये मैं कहूँगा मेरी खुशकिस्मती है। जी आप सबको ध्यान होगा कि 1999 में जी जब हमारे देश का युद्ध चल रहा था, कारगिल वॉर जी चल रहा जी था, जी तो तब उस समय मैं अपनी यूनिट से मेरा स्थानांतरण हुआ और मेरी यूनिट मोबिलाइज होके वॉर के लिए चली गई। और मुझे आर्मी हेडक्वार्टर से ऑर्डर्स मिल गए मेरी नई यूनिट ज्वाइन करने के लिए। तो वो मेरी नई यूनिट थी सीओडी मुंबई। और मुझे उस समय कुछ थोड़ा सा दिल में ख़राब लगा कि मैं अपनी यूनिट के साथ वॉर में नहीं जा पा रहा हूँ और मुझे एक हम्म। नई यूनिट में भेजा जा रहा है जी और आगे क्या होगा, ऐसी बातें, कई बातें मन में चल रही थी। और मैं अपने परिवार के साथ, मतलब अपनी वाइफ के साथ, मैं मुंबई पहुँचा। फिर जाते ही मैं वहाँ पे अपना कार्यभार संभाला और मैं कंपनी कमांडर था अपने यूनिट में। और तब हम लोग काफ़ी व्यस्त हो गए थे क्योंकि देश में वॉर चल रहा था। अगस्त का महीना जब था, जब देश में हालात बहुत गंभीर थे जी क्योंकि टाइगर हिल और तोलोलिंग जो ऊंचाइयां थी वहाँ पर बहुत भीषण संघर्ष चल रहा था। जी जी कई हमारे सैनिकों की शहादत हो चुकी थी, कई ऑफिसर्स वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन उन हाइट्स पर हमें विजय नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे समय पे एक दिन अचानक सवेरे मेरे ऑफिस में आपकी तरह जैसे ड्रेस पहनी है तो बहनें आई और उन्होंने बहुत प्यार से मेरे को बोला, ओम शांति। हम तो अपने कार्य में बिजी थे। जी। मैंने भी जल्दी जल्दी बोला, हाँ जी ओम शांति, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो हम्म। बहनों ने बड़े प्यार से बोला कि हम आपसे परमिशन लेना चाहते हैं, हम अपने फौजी भाइयों को राखी बांधना चाहते हैं। तो मेरे मन में तो कई बातें चल रही थी क्योंकि हम अपने काम में बिजी रहते हैं। मन में ऐसा भाव था कि ये हमारा टाइम वेस्ट करेगी, क्या किस लिए आए हैं। तो मैंने बोला, आप क्यों राखी बांधना चाहते हैं? तो बहनों ने बड़े प्यार से फिर से उत्तर दिया कि हम बहनें तो कारगिल जा नहीं सकती, वहाँ युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि हम यहाँ अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधेंगे तो हमारी दिल की दुआ कारगिल जाएगी। मुझे सुनकर सचमुच बहुत अच्छा लगा कि मेरे मन के भाव कैसे और बहनों के दिल में इतनी श्रेष्ठ विचार। तो मैंने बोला, बहन जी प्लीज़ आप बैठ जाइए, मुझे ये बताइए, ये मुंबई से कारगिल ये 3000 किलोमीटर से ज़्यादा फासला होगा, ये आपकी दिल की दुआ ये कारगिल कैसे ट्रैवल कैसे करेंगे? जाएगी? तो बहनें मुस्कुराने लगी बैठ के और बोलती है, विकास भाई आप भगवान को याद करते हैं? मैंने बोला, बहन जी हम भगवान को बहुत याद करते हैं क्योंकि फ़ौज में हमें हर रोज़ भगवान की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत याद आती है। फिर बहनों ने बोला कि आप भगवान को मानते हैं? तो मैंने यही बोला कि बहन जी मैं दिल से मानता हूँ क्योंकि आज मैं फ़ौज में इतना अरसा मैंने बिताया है, तो मैं भगवान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बिकॉज़ उनकी वजह से ही आज मैं फ़ौज में था और मेरा इतना सुंदर जीवन रहा। तो मैंने बोला, मैं दिल से मानता हूँ भगवान को। तीसरा सवाल उन्होंने किया तो मैं एक्चुअली सोच में पड़ गया। उन्होंने बोला, क्या आप भगवान को जानते हैं? जी। तो मैंने बोला कि बहन जी इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ दिल से मानता हूँ। हम्म। चौथा सवाल उन्होंने बोला कि मान लीजिए कोई इंसान है जिसे आप जानते नहीं हैं, क्या आप उसे याद कर सकते हैं? बिल्कुल। तो मैंने बोला, कैसे याद जी। करेंगे? तो बोली कि विकास भाई बचपन से लेके आज तक आप भगवान को याद नहीं करते, क्या करते हैं बताओ? हम्म। तो मैंने तो ऐसे कर दिया हाथ, मैंने बोला बहन जी आप ही बता दीजिए। तो बहन मुस्कुराने लगी और बोलती है, विकास भाई
बचपन से आज तक आप भगवान से फरियाद करते हैं, और याद करना और फरियाद करना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बात मुझे उसी समय एक्चुअली समझ आ गई जी। तो मैंने फटाफट फ़ोन उठाया, मैंने बहन जी 1 मिनट रुको, फ़ोन उठाया, मैंने अपने कमांडेंट साहब को फ़ोन किया, और वो मेरे कमांडेंट साहब का नाम था कर्नल छोटू सिंह राठौर। जैसा नाम छोटा सा प्यारा सा, लेकिन वो वैसे थे नहीं, वो राजस्थान के कर्नल साहब थे, बहुत ही मतलब वैसे तो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन स्ट्रिक्ट थे बहुत, उनका मतलब उन्हें गुस्सा काफ़ी आता था। तो उन्होंने, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी बहनें आई हैं और वह परमिशन मांग रही है। तो उन्होंने सुनते ही थोड़ा उनका रिएक्शन बड़ा वो था, उन्होंने बोला भाई इधर डिपो में मत लेके आना, हम लोग बहुत बिजी हैं, वहीं जो कराना करा ले। बस मैंने सर का धन्यवाद किया, बोला थैंक यू सर, और फ़ोन नीचे रख दिया। और उसी समय फिर मैंने अपने जो मेरे अहदेदार हैं उनको मैंने नीचे आदेश दिया कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना है। और फिर थोड़ी देर में ही हमारे सारे फ़ौजी भाई जितने भी थे हमारे यूनिट में, क्योंकि वॉर चल रहा था, तो हमारे यूनिट में सारे लोग आते हैं इंडियन आर्मी के, जो गाड़ियों के रखरखाव के जितने भी सामान होता है उसकी कलेक्शन के लिए आते हैं। तो बहुत सारे जवान थे, सबको एक हॉल में बिठा दिया गया, और फिर ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू हुआ। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई गई इसमें। और मेरे बगल में जो हमारी सेंटर की दीदी थी, इंचार्ज थी, आदरणीय कुंती दीदी जी, उन्होंने उनसे मैंने पूछा, मैंने बोला दीदी देखो आपने बातें तो बहुत अच्छी बताई हैं, बट आप लोग कुछ सिखाते हैं क्या? तो दीदी ने बोला हम राजयोग सिखाते हैं, आप आइए हमारे सेंटर में सीखने। मुझे उस समय ये लगा, क्योंकि मैं फिटनेस कॉन्शियस बहुत आज भी हूँ, उस समय बहुत था, तो मैंने बोला, सोचा मन में कि ये कुछ राजयोग मतलब कि कुछ रामदेव बाबा जी जैसा कोई योगा वगैरह सिखाते होंगे, कुछ फूंक मारना सिखाएंगे, आसन प्राणायाम। तो उसी दिन मैंने मन में डिसाइड कर लिया कि मैं जाऊँगा। और शाम को मैंने बाकायदा ट्रैक सूट पहना, और मैंने अपने वाइफ से पूछा, मैंने बोला आपको चलना है राजयोग सीखने? तो उन्होंने मेरे को बोला भाई आप जाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं सेंटर पहुँच गया, मेरे यूनिट से बहुत पास 1 किलोमीटर पे था। तो मैं सेंटर पहुंचा, और वहाँ पर जैसे ही मैं घुसा तो जैसे कि मुझे एक वरदान मिला। मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मेरे फादर, मेरे दादाजी, मेरे बड़े भाई सब आर्मी में ऑफिसर्स थे, मतलब आर्मी से बिलोंग करते हैं। मेरी मदर के साइड से तो पिछले 5-6 जनरेशन से सभी गोरखा रेजिमेंट के थे। तो मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने के टाइम से। तो एक ऐसा गर्मजोशी का माहौल था घर में कि बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे घर में क्रोध और उस तरह का माहौल था। खान पान हमारे घर में उसी तरह का था, क्योंकि हम लोग प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन। तो हमने घर में मतलब बचपन से जैसी मतलब बोलते हैं ना आप, पालना ली, उसमें गलती को कोई जगह नहीं थी, मतलब बहुत सख्त तरीके से उससे डील किया जाता था। तो उसी तरह से मेरा भी स्वभाव बन गया, मैं भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, बहुत क्रोध करता था। मेरे यूनिट में मेरे नीचे भी जो जवान थे, उनके एक भी गलती मैं सहन नहीं करता था, और अगर एक गलती करता तो पूरे जितने जवान सबको सुनना पड़ता था, और उस समय तो हमारे मुख से फूल झड़ते थे। तो मैं वहाँ पहुँचा सेंटर में, जब मैं एंटर कर रहा था तो सामने एक यंग सी सिस्टर बैठी थी, और उन्होंने बोला विकास भाई भगवान कहते हैं हमें प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, प्रश्नचित्त नहीं रहना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है दीदी, बात कुछ समझ में आई मेरे को। मैंने बोला दीदी आप यहाँ पे क्या सिखाते हैं? तो उन्होंने बोला ये राजयोग मेडिटेशन कोर्स है, और आपको 7 दिन आना पड़ेगा, रोज़ 1 घंटे के लिए। मैंने बोला दीदी इस कोर्स की फ़ीस क्या है? तो उन्होंने बोला ये फ़ीस तो भगवान आपसे क्या लेगा, भगवान को आप दे क्या सकते हैं, लेकिन टाइम इज़ मनी, समय की बहुत कीमत है आज के समय में। तो उन्होंने बोला आप जो समय दे रहे हैं हमें वही चाहिए। तो मैंने फिर उसी दिन डिसाइड कर लिया, दीदी मैं आज से आ गया हूँ, और आज ही से मेरे को कोर्स शुरू कीजिए, और मैं रोज़ इसी टाइम आऊँगा ऑफिस का काम अपना कंप्लीट करके। तो उस दिन से मेरा कोर्स शुरू हो गया। मैं बताऊं दीदी, मेरे को आज 25 साल हो गए इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ, और एक भी सवाल नहीं। अच्छा। क्योंकि बताना चाहूँगा कि ये इतना प्रोफाउंड, मतलब इतना, मतलब ये गहरा ज्ञान है, मुझे आज तक कुछ भी सवाल नहीं होता। और मेरे को अगर कभी जीवन में सवाल भी आए, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हमारे को कई बातें जीवन में सामने आती हैं, तो मन में सवाल उठते हैं, लेकिन वो अगले दिन ही हमारी जो डेली जो क्लास होती है, वो मुरली क्लास कहते हैं उसे, तो उसमें क्लियर हो जाता है। तो मैंने ये 7 डेज़ कोर्स किया। रोज़ मुझे जो सुनाया जाता था, जो हमारी सिस्टर हमें बताती थी, वो मैं जाके अपनी वाइफ को सुनाता था, और ऐसे करते हुए 7 दिन हो गए, और 7 दिन कोर्स कंप्लीट हुआ तो बहन ने बोला विकास भाई आज से आप राजयोगी हैं। तो मैंने यही बात अपने वाइफ से कही कि मैं आज से राजयोगी हूँ। तो मेरी वाइफ ने बोला कि विकास मुझे कल से लेके चलो। तो बस फिर मेरी ड्यूटी शुरू हो गई अगले दिन से। उनको रोज़ अपना स्कूटर पे बिठा कर लेके जाना,
फिर उन्होंने भी 7 डेज़ कोर्स किया। फिर मेरे साथ में एक ऑफिसर भी थी, कैप्टन सोनाली गुप्ता। फिर मैंने उनको बताता था मेरे को, क्योंकि ये इतना अच्छा लगा ज्ञान कि सचमुच नॉलेज है तो ये है। आज तक हम जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो एक तरह से इन्फॉर्मेशन ही है। जितने भी हमने कॉलेज में ग्रेजुएशन वगैरह किया, वो एक तरह से इन्फॉर्मेशन है चीज़ों के बारे में। लेकिन यहाँ लगा कि कुछ ऐसी चीज़ पता चली जिससे सचमुच हमें अपने जीवन के मायने दिखने लगे। तो मैंने उसको भी बताया, तो सोनाली बहन भी फिर बोली कि सर मुझे भी लेके चलो। फिर मेरी वाइफ का जब कोर्स ख़त्म हुआ, फिर सोनाली कैप्टन सोनाली को रोज़ लेके जाता था। फिर उन्होंने कोर्स किया। ऐसे करते करते फिर हम इस नॉलेज में आए, और सचमुच मतलब एक जीवन को एक नई दिशा और एक कह सकते हैं सच्चे मायने मिल गए जीवन को। लेकिन भाई साहब, 25 साल की ये जर्नी आपकी आध्यात्मिकता के साथ रही, ब्रह्म कुमारीज़ के साथ रही। उस समय आप इंडियन आर्मी में थे और एक बहुत अच्छे टेन्योर में आप लेह लद्दाख तक भी आपने अपना टेन्योर कंप्लीट किया। तो उस दौरान प्रोफेशनल लाइफ में इस आध्यात्मिकता ने कोई आपको हेल्प किया हो, या कोई एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ पर आपको परमात्मा मदद मिली हो, तो वो ज़रूर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। दीदी ऐसे तो भगवान तो कदम कदम पर मदद करता है। जी। मैंने बचपन में पढ़ा था कि पूरी मतलब दुनिया में तो ऐसे मैंने कभी सुना नहीं कि किसी की आकर भगवान ने मदद की हो, लेकिन एक छोटा सा बालक है जिसकी भगवान ने बहुत मदद की है, और वो है प्रहलाद, जिसको जी। हम रक्षाबंधन में देखते जी। हैं। जी। और जब मैंने ये जब नॉलेज ली, तो इसमें सबसे पहले दिन ही मेरे को क्लियर हो गया कि जो मेरा जो सत्य परिचय है, वो मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा एक अजर अविनाशी शक्ति है, अमर शक्ति है। आत्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब उस विनाश नहीं कर सकता। तो मुझे ये समझ में आया, मैं कोरिलेट कर पाया कि जो बचपन में हम सुनते थे कि प्रहलाद था जिसको भगवान ने मदद की, तो मुझे समझ में आया कि ये जो प्रहलाद है वो ही मैं हूँ, वो आत्मा स्वरूप में। जिस दिन मैंने स्वयं को पहचान लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो उस दिन से मैं सेफ हो गया, प्रहलाद बन गया। मतलब सदा परमात्मा की साथ और हाथ मेरे साथ है। तो बहुत मौके आए लाइफ में। ये 25 साल की जर्नी मतलब आप समझते हैं आर्मी में कोई इतनी आसान नहीं बिल्कुल होती है, बिल्कुल। क्योंकि मेरा तकरीबन 4.5 साल मेरा लेह लद्दाख में रहा है, जिसमें मैं तकरीबन 2 साल हमारी यूनिट सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड थी जब मैं शुरू में था, कमीशन हुआ था। तो बहुत मौके आए, लेकिन हर बार जो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में भगवान की ऐसी मदद मिली। और जबकि मेरा पुराना जो वो था, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था। आपको बताया मैंने, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, और ऐसे क्योंकि परिवार से था, मेरा खान पान बिल्कुल अशुद्ध था, जिसको आज मैं अशुद्ध कह रहा हूँ। मतलब प्योरली नॉन वेजिटेरियन था। और आर्मी में आप जानते हैं कैसे पार्टीज़ होती हैं, तो पार्टीज़ में हमें मतलब जैसा माहौल रहता है, ड्रिंक्स वगैरह रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा था कि भगवान की कुछ प्रेरणा कहो या एक वो, कि मुझे अपने आप से इससे मतलब नफ़रत जैसी होने लगी नॉन वेज से। और मैं शुरू से कहता था, वैसे अपनी मदर से शेयर करता था, क्योंकि मैं अपनी माँ के बहुत करीब था। उनसे मैं कहता था बचपन से कि नॉनवेज का टेस्ट तो बचपन से, क्योंकि जन्म लेते ही हमने वही खाया, तो टेस्ट था मुंह में, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे को लगता था कि ये क्यों किसी की मतलब ना किसी बेज़ुबान प्राणी को हम उसका वो करते हैं। तो मेरे को था कि छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है, बट मैं छोड़ नहीं पा रहा था। तो जब मैं ग्लेशियर में इंडक्ट हो रहा था, सियाचिन ग्लेशियर में, तो मैंने डिसाइड कर लिया, और मेरी पूरी यूनिट को पता था कि मैं नॉन वेजिटेरियन ऑफिसर हूँ, मैं खाता हूँ बाकायदा। और मैंने जैसे ही ग्लेशियर में मैं गया, तो 3 महीने वहाँ रहना होता है पोस्ट पे। तो हम लोग एक ऐसे हट में थे जहाँ पे तकरीबन 10 जवान ही रह सकते हैं। तो वहाँ मैं पोस्ट कमांडर था, और मेरे साथ 10 सिख जवान थे, और सारे नॉन वेजिटेरियन थे। और मैंने अपने मतलब उनको कर दिया था डिक्लेयर कि भाई मैं आज से प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो वो मेरा टेस्ट लेने लगे। अब मैं क्योंकि पोस्ट कमांडर था, तो मेरे बिस्तर के आगे थोड़ी सी जगह होती थी पैर फैलाने की, कि तो वहाँ पे वो लोग रोज़ स्टोव जला के बाकायदा उसमें नॉनवेज जो भी हमारे को हेलीकॉप्टर द्वारा ड्रॉप किया जाता था, उसे बटर में पकाते थे। और मैंने डिक्लेयर कर दिया था मैं आज से नहीं खाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा मेरा अंदर से हाल होता होगा। और वो मेरे सामने पका के फिर बाद में मेरे को बहुत प्यार से ना, सरदार जी जो मेरे पोस्ट में थे, मेरे भाई लोग, वो
कटोरी में खीर लाएंगे। तो उन्होंने 3 महीने मेरे को खूब खीर खिलाई और मुस्कुराते बोलते सर जी तुसी तो खीर छको। तो मैं फिर खीर खाता था, वो लोग अपना जो भी नॉनवेज वगैरह जो बनाते थे। लेकिन पता नहीं क्या था, कुछ ऐसी शक्ति थी कि जो मुझे उस मतलब एकदम उसने सपोर्ट किया, जैसे ना अंदर से मेरे इरादों में वो दृढ़ता भरी, और मैंने बिल्कुल, मेरे को मन ही नहीं हुआ कि मेरे को दोबारा कभी खाने की इच्छा भी हो रही है, अपने आप छूट गया जैसे। और शायद ये जो मैंने छोड़ा उसी का फल था कि मुझे सियाचिन ग्लेशियर से उतरते ही, कारगिल वॉर शुरू होने से पहले ही मुझे फिर ये मतलब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की तरफ मैं खिंचता चला गया। और फिर आगे चल के मेरा जीवन तो और भी एकदम शुद्ध और शाकाहारी हो गया, खान पान सब अच्छा हो गया, मतलब मैं कह सकता हूँ बहुत पवित्र हो गया। तो बहुत मतलब मदद मिली है। आगे तो जब हम इस ज्ञान से जुड़े तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं लाइफ में, मेरे पर्सनल लाइफ में भी हुए हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी हुए हैं, जहाँ पर मैं देखता था कि परमात्मा की बहुत मदद मिलती थी। एक इंसिडेंट जो मैं बहुत क्लियरली रिमेंबर करता हूँ, ये बात हम राजस्थान में थे और वहाँ पर कुछ बड़ी एक्सरसाइज चल रही थी। और क्योंकि मैं पूरी मेरी सर्विस में मैंने गोला बारूद के साथ ही मतलब सर्विस की है, मैं एक एम्यूनिशन ऑफिसर रहा हूँ। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज था कि जब लड़ाई के हालात होंगे तो हम किस तरह से इंडियन आर्मी के जो फोर्सेस हैं उनको हम गोला बारूद इशू करेंगे लड़ाई के हालात में। तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसका अवलोकन करने के लिए एक मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर आते हैं। तो हमारे जो जनरल ऑफिसर थे, जीओसी साहब थे, जनरल एस के भनोट साहब थे, उन्हें आना था इसका अवलोकन करने। तो हम लोग 1 महीने के लिए राजस्थान में चले गए और वहाँ अपना पूरा कैंप सेटअप किया। वहाँ पे हम पूरी एक्सरसाइज की तैयारी करने लग गए। तो क्योंकि मैं वहाँ पे सेकेंड इन कमांड था, मेरा जिम्मेवारी था ये सब कुछ ठीक करना, तो मैंने पूरा अच्छे से हमने तैयारी की उसकी। वहाँ एक प्रैक्टिस मैं रोज़ करता था। मुझे हमारे जीओसी साहब का पता था, मैं उनसे काफ़ी क्लोज़ था, उनसे बीच बातचीत भी होती थी। मैं जानता था कि वो बहुत अच्छे इंसान थे जनरल भनोट साहब, सिर्फ वो भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे। फौज में इस तरह के होते हमारे अधिकारी, वो किसी की ना गलती सहन नहीं करते थे। अगर कोई अधिकारी भी ऑफिसर गलती करेगा तो वो जवानों के सामने भी वो उसकी फिर बेइज्जती करने से चूकेंगे नहीं। और मुझे पता था कि उस समय उनका मूड बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और सबके सामने डांटेंगे, चिल्लाएंगे। तो मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं रोज़, जब मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं तो उसे हम अमृत वेला कहते हैं, तो मैं जब याद करता था परमात्मा को, तो साथ साथ मैं उस आत्मा को भी याद करता था और बहुत प्यार से उनके प्रति कुछ मतलब ना संकल्प भेजता था कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत शांत हैं, और मतलब मैं उनको कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजता था कि बहुत आपका नेचर बहुत अच्छा है। और उसका फलस्वरूप ऐसा हुआ कि जिस दिन हमारी एक्सरसाइज थी तो मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ उनका वेट कर रहा था। मेरे कमांडिंग ऑफिसर यहाँ पे खड़े थे, कर्नल पवन कुमार, और मैं उनके बगल में खड़ा था और हम जनरल साहब का वेट कर रहे थे। और जैसे ही जनरल साहब की गाड़ी आई और हमारे सामने रुकी और वो गाड़ी से उतरे तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने उनको सल्यूट किया। और आर्मी में ये दस्तूर है, आप सीनियर को सल्यूट करते हो, सीनियर सल्यूट बैक करता है आपको। फिर मेरे सामने आए तो मैंने भी उनको सल्यूट किया। मैंने बोला सर जय हिंद सर, वेलकम सर। उन्होंने मेरे को ऐसे देखा और ऐसे मेरे गाल पे ऐसे हाथ रखा और बोलते हैं गुड। मुझे समझ नहीं आया कि इतने ऐसा गुड क्यों बोला। फिर उसके बाद वो अंदर चले गए और उनकी ब्रीफिंग शुरू हो गई और मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने करीब 1.5-2 घंटे पूरा प्लान समझाया कैसे हम आर्मी में मतलब वॉर के टाइम में क्या करेंगे। और बार बार अंदर से आवाज़ आ रही थी वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। मतलब हम पहली बार सोच रहे थे कि आज इतना इनका मूड क्यों अच्छा है, हम खुद सोच रहे थे। फिर जैसे ये ब्रीफिंग के बाद बाहर आए तो जनरल साहब का मूड बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे सीईओ साहब ने थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया। मेरे को उनके साथ हर जगह जाना था क्योंकि मैं सेकेंड इन कमांड था और उनको सारा समझाना था प्लान कैसा है। लेकिन सीईओ ने बोला विकास आप अंतिम लास्ट पोजीशन पे जाओ जहाँ पे हमने फाइनल डी ब्रीफिंग करनी है जीओसी साहब को, आप वहाँ जाकर हमारा इंतजार करो, मैं उनको घुमा के लाता हूँ। अब शायद मेरे सीईओ को कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि इनका मूड इतना अच्छा है तो इनको मेरी ज़रूरत नहीं है। वो जनरल साहब को लेके चले गए और मैं वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर फाइनल ब्रीफिंग थी। और मैंने वहाँ सारी तैयारी करनी थी, मैं पूरी तैयारी करके सारे चार्ट्स लगा दिए, सब कुछ करके मैं वेट कर रहा था उनका। और जैसे ही 1.5-2 घंटे बाद वहाँ से घूम के आए, मैंने अगेन उनका वेलकम किया, सर वेलकम टू दी फाइनल ब्रीफिंग। एंड मेरे सीईओ साहब को मैंने ब्रीफिंग का वो दे दिया कि सर आपका ब्रीफिंग तैयार है, मैंने सब लगा दिए चार्ट्स, आप प्लीज़ ब्रीफिंग कीजिए। अब वहाँ पर जनरल साहब हमारे बीच में आ गए, उन्होंने बोला विकास आप ब्रीफिंग करो। अब मैं एक्चुअली मैं कायदे से, फौज के कायदे के अनुसार तो मुझे ब्रीफिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़ाई के दौरान अगर हमारे बड़े अधिकारी को, मेरे सीनियर को कुछ हो जाता है तो मैं सेकंड हूँ, तो मेरे को सब कुछ पता होना चाहिए था, पूरा प्लान पता होना चाहिए था।
लेकिन आपको बताना चाहूँ मैं इतना व्यस्त था इन सब तैयारियों में, मैंने अपनी तैयारी नहीं की थी, अपनी ब्रीफिंग की बिल्कुल तैयारी नहीं की ओके। थी। तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं था और मैंने फिर बोला, जनरल साहब के बोलने के बावजूद मैंने उनको बोला कि नहीं सर आप ही ब्रीफिंग करो। तो जनरल साहब बोलते नहीं विकास, ये पवन तो सुबह से मेरे को सुना रहा है, उसका तो गला दुख गया है, अब तुम ही ब्रीफिंग करो। अब जैसे ही ये बात हुई तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, अब वो सामने खड़े हो गए और मैं ब्रीफिंग के चार्ट के सामने। तो मैंने दिल से पहले तो शिव बाबा को याद किया, मैंने बोला बाबा आओ, बच्चे की इज्जत का सवाल है। जी। और फिर मैंने थोड़ा सा चार्ट की तरफ देखा, चार्ट की कुछ लाइनें मन में याद की और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए जनरल साहब की तरफ देखते हुए उन्हें मैंने बोला कि सर वेलकम टू दिस फाइनल ब्रीफिंग पॉइंट। बट पता नहीं कुछ ही सेकंड्स में क्या कुछ हुआ, ऐसा चमत्कार या बोल सकते हैं भगवान का कुछ, वो जनरल साहब पूरे चार्ट्स को पढ़ने लगे ज़ोर ज़ोर से और उन्हें सारे चार्ट 12-15 चार्ट लगे थे, उनने जोर जोर से पढ़ दिया और मैं चुप, वो बोलते रहे और सारे पढ़ने के बाद मेरे को देखा, बोलते वेरी गुड और मैं अंदर अंदर बोल रहा हूँ भगवान को कि इज्जत बचा ली, थैंक यू। और उसके बाद तो मतलब आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद जहाँ जहाँ गए हमने जो भी पूरा गोला बारूद वहाँ रखा हुआ था, हर शेड के अंदर जाके उनने इतना तारीफ़ की हमारी कि मैं ऐसा चाहता था, ऐसे ही रखना चाहता था, मैं चाहता था आप ऐसे रखो। और इतना खुश मैंने 25 साल के अपने करियर में कभी नहीं देखा किसी जनरल को कि उन्होंने उसी समय अपने एडीसी को बोला, हमारे जितने सिक्योरिटी के स्टाफ था उनको 5000 का चेक ऑन द स्पॉट उनने इनाम दिया। फिर मेरे बोला आपके एमिनेशन वाले कहाँ हैं, और एमिनेशन वाले पूरे स्टाफ को बुलाया, उनको 10,000 रुपये का चेक दिया। इतना मतलब वो खुश हुए और मैं दिल ही दिल में भगवान का बहुत शुक्रिया कर रहा था। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हैं दीदी कि मतलब भगवान कैसे मदद कर सकता है जो हम सोच नहीं सकते, उसके परे, उसके पार। जी जी। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट्स बहुत अद्भुत अनुभव है भाई साहब। भाई साहब, आप इस टेन्योर में इंडियन आर्मी में आप रहे तो कहीं आपकी लद्दाख में भी या सियाचिन जैसे आपने बताया तो पोस्टिंग रही आपकी लद्दाख में? हाँ जी। तो वहाँ पर आपने अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे आगे बढ़ाया? जैसा मैं आपको बता रहा था कि शुरू का मेरा टेन्योर था लद्दाख में। उसके बाद फिर से मेरे को मौका मिला ऑलमोस्ट मेरे जो करियर के लास्ट ये कुछ सालों में, जब मुझे ये आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर मिला, मेरा पोस्टिंग ऑर्डर मिला कि मेरी फिर से पोस्टिंग लद्दाख में हो गई है। उस समय मेरा बेटा 10th क्लास में था जी। मतलब इनफैक्ट 10th क्लास गया ही था और मैंने यही सोचा कि अभी वो 10th में गया है, उसका 11th और 12th अब होना है और ये 2 साल हर बच्चे के मतलब Precious बड़े होते हैं। इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं अपने एक बार अपने अधिकारियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 2 साल मुझे अपने परिवार के साथ किसी पीस स्टेशन में दिया जाए, जिससे मैं अपने बच्चे की थोड़ा सा पढ़ाई पे भी फोकस कर सकूं और फिर उसके बाद आप भले ही मेरे को किसी भी जगह भेजेंगे, मैं सहर्ष मतलब जाने को तैयार हूं। तो उसलिए मैंने एक लेटर लिखा जब मेरा पोस्टिंग ऑर्डर है उसके अगेंस्ट कि मुझे इंटरव्यू चाहिए MS ब्रांच का। फिर मेरे को बुलाया भी गया वहाँ पर और इंटरव्यू वगैरह हुआ, उन्होंने मेरी बात को सुना। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है हम आपकी बात को कंसिडर करेंगे, आपको जवाब भेज दिया जाएगा। और थोड़े दिन बाद मेरे को लेटर आ गया वहाँ से एक टेलीग्राम कि आपके हमने बात को कंसिडर किया लेकिन आपकी सेवाओं की ज़रूरत हमें लद्दाख में। ओके। तो अब जैसा सरकार का आदेश, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब परिवार के साथ जाऊँगा। अब मैं बेटे को छोड़ना नहीं चाहता था दूसरी जगह और मैंने तब तक पता कर लिया था कि लद्दाख में क्या है। तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे आर्मी स्कूल भी है, केंद्रीय विद्यालय भी है। तो मैंने ये सोच लिया था मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ अपने परिवार के साथ ही जाऊँगा। हालांकि हालात वहाँ पे थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं और मेरी वाइफ भी थोड़ा सा, उनको हार्ट में हल्का सा थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो मैंने ये सोचा था कि बट फिर मैंने ये सारी बातें साइड में रख दी। मैंने बोला मैंने मॉर्निंग में शिव बाबा को याद किया और मैंने उनसे बात रखी। तो पता नहीं कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि कुछ हमने मेडिटेशन में सीखी हैं कुछ विधियाँ, उसमें था कि मैं ये देखने लगा, विजुलाइज करने लगा कि लद्दाख तक का मेरा, मैं उस समय अहमदाबाद में था जब मेरी पोस्टिंग आई, तो अहमदाबाद से लद्दाख तक का डिस्टेंस तकरीबन 2200 किलोमीटर का था। मैंने ये विजुलाइज किया कि ये जो पूरा रास्ता है हमारा बहुत अच्छा है, बहुत मतलब एकदम हमारी जर्नी जो है बहुत कंफर्टेबल हो गई है। और ऐसा विजुलाइज़ किया कि जैसे वो जो पहाड़ों का रास्ता है, क्योंकि मुझे ड्राइव करके जाना था गाड़ी से अपनी, तो वो सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत कंफर्टेबली हम लद्दाख में पहुंच गए। ऐसा मैंने करीब विजुलाइज़ किया और करीब 15 दिन किया। उसी दौरान हमने अपनी सारी पैकिंग की, अपने घर का सामान वगैरह सब ट्रक से भेज दिया और फिर जिस दिन हमें यहाँ से निकलना था हम बाकायदा अपने परिवार के साथ गाड़ी में निकले।
लेकिन ये जर्नी इतनी वंडरफुल हुई दीदी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब हम चले यहाँ से तो रास्ता बहुत अच्छा था, गुजरात और उसके आगे भी पूरा रास्ता अच्छा था। लेकिन जब हम कुल्लू मनाली पहुँचे तो मनाली के आगे फिर रोहतांग पास आता है और उसके आगे तो बहुत ख़राब रोड होती है। लेकिन हम मनाली से जब निकले, हर जगह रोड बन रही थी और आगे तो जाके तो मतलब बिल्कुल ब्लैक टॉप ब्रांड न्यू रोड बनी हुई थी। तो मैं मनाली से चला हूँ और फिर लद्दाख पहुँचा हूँ। बीच में ऐसी ऐसी जगहों को हमने पार किया है, बहुत दुर्गम स्थान थे, लेकिन रोड एकदम ब्लैक टॉप और परफेक्ट रोड थी वहाँ पे। और मैं फिर लद्दाख पहुँचा, मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि हम इतनी आसानी से और इतने इन्जॉय करते हुए परिवार के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे। रास्ते में मुश्किलें ज़रूर आई, लेकिन मुश्किलों को पार करना बहुत सहज लगा, जैसे कि भगवान की मदद हमारे साथ है। और वहाँ पहुँचकर मुझे पता लगा, जो आज मैं कह सकता हूँ आपके सामने, कि मेरी पूरे 25 साल के टेन्योर में सबसे अच्छा टेन्योर था वो वाला लद्दाख का। कि और उसमें एक्चुअली मैं मतलब आपको बताना चाहूँगा, जब मैं लद्दाख पहुँचा तो उस समय लद्दाख की जो रोड्स थी वहाँ पे रिपेयर्स चल रहा था। मतलब जो जहाँ मेरे को रहना था लेह में प्रॉपर, तो लेह में रोड्स की रिपेयर थी। तो एक दिन अचानक मैंने उस समय क्या ट्रैफिक बहुत स्लो चलता है, तो मैं चल रहा था तो वहाँ पे कुछ गर्ल्स खड़ी थी स्कूल की, कॉलेज की। मैंने उनको लिफ्ट दिया था, तो मैंने बोला बेटा आप बैठ जाओ गाड़ी में। मैं इस काम से गया था तो वो उनको लिफ्ट देने के लिए मैंने उनको बिठा लिया। और जब उनको लेके आगे बढ़ा उनके तो ऐसे ही मैंने रास्ते में थोड़ा टाइम था क्योंकि रोड बहुत स्लो मतलब ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा था। मैंने उनसे पूछा बच्चों से, मैंने बोला बेटा आप मेडिटेशन करते हो? तो उन्होंने बोला हाँ जी सर हम मेडिटेशन करते हैं। बुद्धिस्ट थे वो लोग। तो उन्होंने बोला हाँ जी सर मेडिटेशन करते हैं। तो मैंने बोला आपको मेडिटेशन से कैसे मतलब क्या क्या लगता है? तो उन्होंने बोला कि हमें अच्छा लगता है। पता नहीं उनसे उनकी ऐसे कुछ बातें हुई उनसे। उन्होंने फिर बोला सर हमें कभी कभी तो लेकिन ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या कर लें। जब उनके मुख से मैंने ऐसी बात सुनी तो मुझे खुद लगा कि ये इतने यंग बच्चे और कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं और वो बोल रहे हैं ऐसा। मैंने बोला ऐसा आप क्यों बोलते हो? बोलते हैं कि हमारा जीवन इतना मतलब यहाँ संघर्षपूर्ण है लद्दाख में, कि जहाँ हम लोग जानते हैं हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना हम हमें मालूम है हम पढ़ भी लेंगे, हम ग्रेजुएट भी हो जाएंगे, लेकिन हमें नौकरी अच्छी नहीं मिल पाएगी और हमें बाद में फिर वही मेहनत भरी ज़िंदगी। और लद्दाख में बहुत मुश्किल के हालात हैं, आपको पता ही है वहाँ पे आधा साल तो पूरा बंद रहता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर्स। तो उन्होंने ऐसा जब बोला तब मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। फिर वहाँ पर तो परमात्मा की इतनी मतलब प्रेरणा मिली। फिर हमारे जो पिछले सेंटर की हमारी जो दीदियाँ थी वो वहाँ से आई, आदरणीय विद्या दीदी 7-8 लोग कानपुर से हमारे आए, वहाँ पे रहे और उन्होंने खूब सेवाएं की वहाँ पे। और फिर हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के जो हैं हमारे अशोक गाबा जी और वो सब लोग भी आए, उन्होंने भी काफ़ी सेवाएं की। और वहाँ पर जो हमारे आईटीबीपी और जो दूसरे यूनिट्स थे वहाँ पे बहुत सेवाएं हुई हैं। तो मेरे को लगा कि शायद भगवान ने मुझे ये भेजा और मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छा टेन्योर मेरा लद्दाख का रहा है। बहुत ही अच्छा लगा विकास भाई जी आज आपके साथ, और एक सैनिक कैसे अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लेकर आगे बढ़ता है, ये बहुत ही अच्छी आपकी जीवन शैली रही। हमारे आज के जितने भी दर्शक हैं उन्होंने ज़रूर आज ये शिक्षा ज़रूर ली होगी कि किसी भी अपॉइंटमेंट पे रहें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम रहें, हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन में ला सकते हैं। आपका आज आप हमारे बीच मेहमान बनकर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी जो भी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं, आप सभी ऐसे ही अतिथि देवो भव की श्रृंखला में जुड़े रहें और ज़रूर आध्यात्मिकता को जीवन में जब अपनाते हैं तो शांति और सुख और खुशी कैसे जीवन का हिस्सा बन जाती है, ये ज़रूर आप जब हमारे निकट के सेवा केंद्र में जाएंगे तो आप भी इस अनुभव को कर पाएंगे। आपका आज के श्रृंखला में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।